मित्रों नमः संस्कृताय, शुभ संध्या। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और सभी लोग इसकी क्लास में संस्कृत की कक्षा का इंतज़ार कर रहे होंगे। सभी लोग लाइव आ जाइए। सभी लोगों का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। सभी लोग अब आराम से पढ़िए। आज का नया प्रकरण जो था संधि है ना। तो हमने संज्ञाओं के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी लेना था। वो बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण नहीं था या चैप्टर नहीं था। उससे इस क्वेश्चन होती टेट की परीक्षा में तो आपको जो है क्वेश्चन किसी तरह से अर्जित करने होते हैं। तो ये संधि का प्रकरण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। संज्ञा के प्रकरण से संधि का प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मैं जहाँ तक कोशिश रहेगी कि पूरा मैं आपको जो है नोट्स बनवाते चलूँ। आप भी किताब वो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। किसी तरह की कोई दिक्कत है आप नोट करते जाइए, कमेंट कर दीजिए, है ना। तो पेन लेकर बैठेंगे तो संधि अच्छी तरह से समझना है आपको। संधि प्रकरण यूपी टेट का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। वैसे बहुत सारे चैप्टर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन संधि प्रकरण भी उन्हीं महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक चैप्टर है। तो सभी को संधि आज पढ़ना है, ठीक ना। सभी लोग आइए और सभी लोगों को मैं शुभ संध्या करता हूँ। सभी लोग गुड इवनिंग। सब लोग अब आकर बस पढ़ने पर लग जाइए, ठीक ना। चलते हैं प्रकरण की ओर। पढ़ना है हमें संधि। छोटा चल रहा है ना। अभी भी मोटा चल रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए। सही हो। ठीक है, संधि चलते हैं, देखते हैं, है ना। प्रकरण है आज का संधि। संधि हमें मन से पढ़ना है, किसी तरह की कोई डाउटफुल नहीं रहनी चाहिए। सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, संधि जानेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब समझेंगे, है ना। तो संधि का सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रकृत प्रत्यय देख लेते हैं। इसमें क्या धातु है और क्या प्रत्यय है, क्या उपसर्ग लगा हुआ है, ये चीज जानना जरूरी होता है। आपसे पूछ भी सकता है कि संधि में कौन सी धातु है ना। ये एक प्रश्न बन सकता है, बहुत छोटा सा नॉर्मली सवाल है, पूछ भी सकता है। यूपी टेट भी परीक्षा आपकी बहुत नॉर्मली होती है ना। तो सुपर क्लास है सर जी। रंजना यादव गुड इवनिंग सर जी। रंजना वर्मा जी गुड इवनिंग। सी टेट का सिलेबस यही रहेगा सर जी, बिल्कुल यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। उसमें शिक्षण अभिरुचि भी पूछता है, बाकी सारा सब कुछ यही संस्कृत से पूछेगा, इससे अदर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक ना। सभी लोग लाइव होकर पढ़िए। तो आपसे पूछेगा, जैसे पहला सवाल संधि में पूछता है कि संधि, जैसे आप का सवाल पहला बनेगा कि संधि में कौन सी धातु है, या पूछ लिया आपसे कि कौन सा उपसर्ग है या कौन सा प्रत्यय है। तो ये चीजें आपको नॉर्मली जाननी चाहिए, है ना। रंजन राज पुरोहित नमो ले लीजिए महाराज जी। बिल्कुल भैया, आप सभी का नाम ले लेंगे, लेकिन यह है कि आपका एक एक करके नाम लेते रहेंगे तो फिर क्लास थोड़ा बाधित हो जाएगी। इसलिए जो भी हम देखते हैं सामने, जो भी सामने रहते हैं सभी का नाम लेते हैं, लेकिन इससे आप बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। हाँ, आप सभी का प्यार मुझे चाहिए और बस प्यार से पढ़ते रहेंगे तभी अच्छा लगेगा। अब सभी लोगों का नाम लिया जाएगा तो फिर क्लास थोड़ी बाधित होती जाएगी ना। बाकी और सभी से हमें जुड़ना है। किसी को कोई दिक्कत होगी तो वहां पर बिल्कुल आपके नाम के साथ आपका जो है समस्या को सॉल्व की जाएगी, ठीक ना। हमने प्रकरण आज का रखा है संधि। तो संधि में जो है जो प्रकृति प्रत्यय है ये सम उपसर्ग है। उपसर्ग आप जानते हैं संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। ये चीज मोटा मोटा नोट कर लीजिए, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। प्रा परा अप सम अनुअ निस निर्दुष दुर्वियांग अध्यपयतिसु, है ना। इस तरह से करके पूरे 22 उपसर्ग होते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे, या तो ये अलग अलग नहीं पूछेगा, आपको उपसर्ग के बारे में थोड़ा बहुत जानने में आ जाता है कि ये उपसर्ग है, तो आपको याद बस इतना रखना है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, ठीक ना, इतना जानना है।
तो सम उपसर्ग पूर्वक, देखिए ये धातु का चिन्ह है, जो आपने गणित में अब तक इस चिन्ह को पढ़ा होगा, जो भी रूट वूट कहते होंगे, है ना। तो ये धातु है और इसमें की प्रत्यय है। सम उपसर्ग पूर्वक धातु से क्री प्रत्यय जुड़ेगा तो कौन सी क्या बनेगा? संधि बनेगा। आप ये एक चीज और इसमें जान लीजिए कि प्रत्यांत जो भी शब्द होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं, ठीक ना। कि प्रत्यांत जितने भी शब्द होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इतना याद कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। तो ये संधि जो है आपसे पूछेगा कि संधि किस लिंग में है, तो आपको बताना पड़ेगी यह पुल्लिंग का शब्द है ना। नहीं आप वाक्य प्रयोग करके देखने लगे कि संधि की जाती है, संधि हो जाती है, तो इस तरह में गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे प्रत्यय को देखकर आपको मारना है कि की प्रत्यय लगा है तो की प्रत्यय हमेशा पुल्लिंग प्रत्यांत होता है, तो ये जहां की प्रत्यय लगेगा वहां पर पुल्लिंग हो जाएगा। इतना आपको जानना है, ठीक ना। की प्रत्यय जी, सम उपसर्ग पूर्वक धातु की प्रत्यय संधि हो गई जी। बिल्कुल आपको इसी तरह से मन से पढ़ते रहना, आप भी नोट करते चलिए। सम उपसर्ग पूर्वक धातु और की प्रत्यय, और फिर एक जगह नोट उसी के नीचे नोट करके लिख लीजिए कि की प्रत्यांत शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। ऐसा नोट करते चलेंगे, आपकी बेहतरीन नोट बनेगी। इससे अच्छी नोट्स फिर आपको कहीं नहीं मिलेगी, इलाहाबाद में ना पूरे कहीं उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। संधि, अच्छा संधि का पहले अर्थ जान लेते हैं। संधि का अर्थ, संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल। समझ में आ रहा है? लिखावट समझ में आ रही ना। तो संधि का अर्थ होता है मेल या मिलना। नोट करते चलिए, संधि का अर्थ होता है मेल या मिलना। समझ में आया? संधि आपने पढ़ा होगा इतिहास में, दो राजाओं की संधि हो गई है ना। तो वो संधि जैसे दो राजाओं का आपस में मिलन हो जाता है, प्रेम बढ़ जाता है, दुश्मनी से मित्रता की ओर बढ़ जाते हैं, वहां पर संधि आपने पढ़ा। वही चीज यहां पर भी है कि यहां पर दो वर्णों की आपस में मित्रता हो जाना या आपस में जुड़ जाना, ये क्या हो जाता है? संधि हो जाती है। बहुत सरल तरीके और व्यवहारिकल तरीके से आपको पढ़ना है, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। संधि शब्द पुल्लिंग है जी, बिल्कुल। रंजना वर्मा नोट कर लिया सर जी, बिल्कुल बिल्कुल नोट करते चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संधि का अर्थ है मेल या मिलना जी, समझ में आ गया। अब जानते हैं संधि होती कहां है या संधि कैसे होती है ना। तो लिख लीजिए, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। हमने वर्णों की बात की है। यदि आपसे सवाल पूछता है कि दो वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे, तो आप बताएंगे कि संधि कहेंगे। दो पदों के मेल को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे वहां पर समास कहते हैं। तो इस तरह से दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ऐसा कर लीजिए, नीचे इसी के जस्ट नोट करके लिख लीजिए कि पदों के बीच समास होता है, दो पदों के मिलने से समास हो जाता है, ठीक ना। ये बहुत छोटी छोटी जानकारियां हैं और पूछता जरूर है। समझ में आ गया जी, बिल्कुल। जय मां भारती। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। एक तरीका और है, जहां पर दो वर्णों कर दीजिए, दो वर्णों के मिलने से कोई परिवर्तन या वर्ण विकार होता है, उसे संधि कहते हैं। देखिए ये आपको
ये पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, लेकिन नोट करते चलेंगे, फिर वहां आप देख लेंगे, फिर से आपको थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये कार्य आप करते चलेंगे। जहां पर दो वर्णों के मिलने से कोई परिवर्तन हो या वर्ण विकार हो उसे संधि कहते हैं। परिवर्तन कैसे होता है ये देख लेते हैं। नोट कर लिया सभी ने ना। गुड इवनिंग सर जी, वीरेंद्र चौधरी जी बिल्कुल गुड इवनिंग। सभी लोग लाइव हो जाए। पंकज द्विवेदी कैसी हो भैया, आपस में बात कर रहे हो तो ठीक है, बाकी जेंडर देख लिया करिए। संधि कहते हैं जी। सभी लोगों ने नोट कर लिया है। अब देखते हैं संधि हम पढ़ रहे हैं। हमने कहा परिवर्तन कैसे होता है, जैसे रमाधन ईशा। रमाधन ईशा, यदि इसको तोड़ेंगे तो रम करेंगे और रमे में हलंत करेंगे तो इधर बड़ा आ निकल आएगा, और फिर इसके बाद ये ईशा आपको दिख ही रहा है ना। तो आ और ई के स्थान पर ए हो जाता है, ये संधि है ना। तो आ और ई में जो ए परिवर्तन आया है इसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, है ना। परिवर्तन हुआ है, आ और ई मिलके ए हो गया है ना, तो यहां पर परिवर्तन हो गया है। लेकिन विकार कैसे होता है वो भी देख लीजिए। जैसे ये रमाधन ईसा है, इसको यदि हम ऐसे लिख दें रमेशा, ये विकार हो गया, मतलब बदलाव आ गया है इसमें, पहले से अब में बदलाव हो गया, तो ये क्या हो गया, विकार हो गया। यहां पर भी परिवर्तन आप कह सकते हैं, परिवर्तित हो गया है, शब्द का परिवर्तन हो गया है कि नहीं। तो ये रमेश हो गया। इस तरह को क्या कहते हैं, ये सब संधि है कि नहीं। जहां पर वर्ण विकार हो या वर्णों में परिवर्तन आ जाए उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इतनी सी मामूली सी बात आपको जानना था, और नोट करते चलिएगा, आपको बहुत सहजता होगी समझने में, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। हमने पढ़ाया था संज्ञा करने वाला एक सूत्र पढ़ाया था, कौन, जो संहिता संज्ञा करता है। क्या, परः सन्निकर्षः संहिता सूत्र था। परः सन्निकर्षः संहिता। जहां पर वर्णों की अत्यंत निकटता हो, अर्थात ऐसी निकटता हो कि संधि करने की स्थिति हो, उसे क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। इतना हमने संज्ञा प्रकरण में आपको बता दिया था। वर्णों की परा मतलब ऐसे दूसरे वर्णों की सन्निकटता हो, दो वर्ण निकट आएंगे ना, पर मतलब दूसरा कोई वर्ण हो, एक वर्ण हो और दूसरा कोई वर्ण, दोनों नजदीक आए, ऐसी सन्निकटता जहां पर उपस्थित हो उसकी क्या होती है, संहिता संज्ञा होती है। तो विद्वानों ने क्या किया, विद्वानों ने एक ऐसा महत्वपूर्ण नियम निकाला कि संहिता हम करेंगे कहां कहां पर, वो चीज जानना जरूरी था। तो उन्होंने बताया कि ऐसे तो संहिता मान लीजिए दो वर्ण आ गए तो हम कहां पर हमें करना चाहिए और कहां पर नहीं करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक वृत्ति लिखी। वृत्ति हम लिख देते हैं, आप भी नोट कर लीजिए। सर ऐसा बोलते ही जब दोनों लगे हो तो दोनों का अर्थ निकलता है संधि में। सर ऐसा भैया थोड़ा सा इंग्लिश को हिंदी में परिवर्तित करेंगे, समझ में आ जाएगा भैया। हाँ सर लिखकर साइड हो जाया करिए जी, बिल्कुल। परः सन्निकर्षा हमने इस चीज को संज्ञा में पढ़ाया था, परः सन्निकर्षा संहिता, समझ में आया, परः सन्निकर्षा संहिता। तो दूसरे वर्ड, तो इसमें विद्वानों ने क्या किया, विद्वानों ने बताया कि कहां कहां पर संधि होती है वो चीज आपको जानना है। तो एक वृत्ति लिखी उन्होंने विद्वानों ने, संहिताएक पदे नित्या। जहां पर ना समझ में आए बताए, संहिताएक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः
संहितायक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो। फिर क्या है, नित्या, ये ता है भैया, आधा ता, नित्या समासे वाक्य तूषा विवक्षाम पेक्षते। ये चीज है, ये वृत्ति उन्होंने लिखा, कहा कि संहितायक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तूषा विवक्षाम पेक्षते। समझ में आ गया? सभी लोग नोट करते चलिएगा। प्रतिमा गौतम सर पीडीएफ कैसे मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम के लिंक पर मिल जाएगा, इसी में लिंक आपको मिलेगा नीचे, टेलीग्राम पर जाएंगे और फिर जो है टेलीग्राम पे आपको सारी लिंक ये पीडीएफ मिल जाएगी। संहितायक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तूषा विवक्षाम पेक्षते। इसका अर्थ समझ लेते हैं, है ना, तभी पता चलेगा कि कहां कहां पर संधियां होती हैं और कहां पर नहीं होती है, कहां पर अनिवार्य रूप से संधि करना होता है और कहां पर ऐच्छिक है, हम इच्छा चाहे तो हम करें और इच्छा चाहे तो ना करें। तो क्या कहता है, संहितायक पदे, संहितायक मतलब संहिता एक पदे, मतलब एक पद में नित्य रूप से, पद में हम संधि नित्य रूप से कर सकते हैं, ये अर्थ है। संहितायक पदे नित्या मतलब एक पद में संहिता नित्य रूप से हम कर सकते हैं, पद के साथ संहिता नित्य होती है। नित्या धातु उपसर्गयो, तो उपसर्ग और धातु के बीच में भी हम संधि जो है नित्य करेंगे, वहां पर भी अनिवार्य रूप से संधि होगी। जहां पर उपसर्ग हो और धातु हो वहां पर भी संधि अनिवार्य रूप से होगी। समझ में आया? नित्या समासे, यदि समास का ऐसा प्रकरण हो तो समास में भी हम संधि करते हैं। जहां पर समासिक दो समासिक पद रखे हों तो उनको समासिक करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए हमें संधि का सहारा लेना पड़ता है कि नहीं? तो फिर आगे क्या कहता, वाक्ये तूषा विवक्षाम पेक्षते, कहता वाक्य में आपकी विवक्षा पर निर्भर करता है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, ये ऐच्छिक है, आप चाहें तो यहां पर संधि करें अथवा ना करें, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक ना? इतना समझ में आपको आ गया होगा। नहीं समझ में आया फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए, संहिता पदों के बीच में नित्य होती है, उपसर्ग और धातुओं के बीच में भी अनिवार्य रूप से या नित्य रूप से होती है संहिता या संधि जिसे कहते हैं। और समास में भी दो पद हों उनके बीच में भी, समास में भी जो है नित्य होती है संधि, लेकिन वाक्य के साथ आप चाहें तो वाक्य में संधि करें अथवा ना करें, ये आपकी विवक्षा पर निर्भर करता है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है ना, आपकी ऐच्छिक है ये। यहां पर तो आगे देख इनके उदाहरण देख लेते हैं हम। कहता संहितायक पदे नित्या, जैसे एक पद में, जैसे नए धन अकह, ये एक पद है, नए धन अकह, तो क्या हो जाएगा, नायका हो जाएगा। नोट करते चलिए, ये एक पद वाला है ना, एक पद में, रुकिए हम नोट करवाते अच्छी तरह से। संहिता एक पद में अनिवार्य रूप से होती है या अनिवार्य होती है ना, ऐसा नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद यहां पर है ना, यहां पर नोट करिए, जैसे नई धन अकह, नई धन अकह, तब क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा, है कि नहीं, नए धन का। तो यहां पर ये पद है, एक पद के रूप में आपकी संधि हो गई तो नायिका बन गया। इसी तरह पौधन अकह, पौधन अकह, तो क्या बन जाएगा, पावकह बन जाएगा, है ना। गई धन अकह, तब यहां पर गायिका बन जाएगा, ठीक ना।
ये हम अयादी संधि का प्रकरण है, इसको हम अच्छी तरह से तोड़ के बताएंगे, लेकिन अभी पद के रूप में अनिवार्य होती है जहां संधि, वो चीज हम बता रहे हैं कि ये पद के साथ संधि यहां पर हुई है ना। तो इतना अभी जानना था, इतना नोट कर लीजिए। नय धनका नायका, पौ धनका पावका, गय धनका गायका, इतना नोट कर लिया आपने। सिया कल हिंदी की क्लास क्यों नहीं अटेंड की? चलिए आगे देखते हैं। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्ग हो, तो उपसर्ग और धातु के बीच में दूसरी क्या स्थिति बताया कि उपसर्ग और धातु के बीच संधि नित्य होती है ना। ये चीज नोट कर दी। अब उपसर्ग और धातु देख लेते हैं। जैसे नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग के बाद क्या है? अवशत, ये है धातु, तब क्या हो जाएगा? न्यवशत हो जाएगा, है कि नहीं। नी उपसर्ग के बाद ये उपसर्ग है, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ये अवशत धातु है, और तो इस तरह से बन गया न्यवशत। उपसर्ग और धातु के बीच में संधि हुई ही, इसलिए ये न्यवशत बना है। इतना आपको जानना था, ठीक ना। और देख लीजिए, सु उपसर्ग के बाद सुधन आगत या आगतम कर दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा? स्वागतम हो जाएगा, है ना। तो ये उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है, ये दोनों उपसर्ग है, और इधर ये क्या है? आगत, ये जो है धातु है कि नहीं। इतना चीज आपको जानना था, ठीक। आगे चलते हैं। क्या कहता है वाक्य? वो नित्या संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गे हो, नित्या समासे। अब समास में देख लेते हैं। तीसरा, सामासिक पदों में भी संधि नित्य होती है। नित्य होती है या अनिवार्य रूप से होती है, यह चीज आपको जानना है, ठीक ना। जैसे कृष्णस्य अस्त्रम, कृष्ण से अस्त्रम, ये कृष्ण से कहां का है? षष्ठी का है। कृष्ण का अस्त्र, है ना, कृष्ण का अस्त्र, इसका अर्थ यही निकलेगा। कृष्ण से अस्त्रम का अर्थ क्या निकलेगा? कृष्ण का अस्त्र, है ना। तो यहां पर जब इसको संधि कार्य करेंगे तो इसकी विभक्ति वाला ये पद लोप कर देंगे, तब क्या बनेगा? कृष्ण, है ना, कृष्ण, और फिर क्या हो जाएगा? अस्त्रम हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? कृष्णास्त्रम हो जाएगा, है ना। ये चीजें आपको जानना था, समझ में आ गया। एक और उदाहरण बता दें। देवस्य आलय, देवस्य मतलब देव का, षष्ठी संबंध काकी के रारी रे होता है, तो ये जब लगा हुआ षष्ठी का तो देव का घर, है ना, ऐसा अर्थ निकलेगा। देवस्य आलय, आलय माने घर होता है, तो इसको जब संधि के रूप में रखेंगे तो देव धन आलय ऐसा कर देंगे, तब क्या हो जाएगा? देवालय हो जाएगा, है ना। ये समासिक पद का जो संधि देखिए, यहां पर इच्छा ऐच्छिक नहीं था, यहां नित्य था। यदि इसको ऐसे नहीं जोड़ते तो देवालय आपका नहीं होता। समास का मतलब ही होता है कि छोटे
में हो जाना, समस मतलब मिल जाना है ना, तो जब मिल जाएगा तो छोटा शब्द बन जाएगा। नहीं तो देखिए कृष्ण से आलय बड़ा शब्द था, दोनों मिला के बड़ा बड़ा लग रहा था, लेकिन देवालय हो गया एक छोटे शब्द में परिवर्तित हो गया। ये चीज आपको जानना था, तो इसीलिए सामासिक पद करते हैं तब समझ में आ जाता है ना। अब देखिए अगला क्या था, 3 जगह पर संधि हम नित्य रूप से या अनिवार्य रूप से करते हैं। संहितायक पदे नित्य मतलब पद के साथ संहिता या संधि निश्चित होती है, और धातु और उपसर्ग के साथ जो है संधि निश्चित होती है, और समास में जो है संधि अनिवार्य रूप से होती है। 3 जगहों पर संधि अनिवार्य रूप से होती है, लेकिन एक जगह वैकल्पिक है, आप चाहें तो करें अथवा ना चाहें तो ना करें। जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, ठीक, रामः विद्यालयम गच्छति। इसको जो है यदि ये भी वाक्य सही है, अपनी जगह में ये वाक्य सही है, ये गलत नहीं है। चाहे तो संधि करें और चाहे तो ना करें, क्योंकि ये भी सही है। यदि इसको संधि करते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होगा, रामो विद्यालयम गच्छति, बस इतना हो जाएगा, रामो विद्यालयम गच्छति, ठीक ना। ये भी सही है और ये भी सही है, समझ में आया। आपको इतना याद रखना, जहां पर विसर्ग होता है वहां पर ओ हो जाता है, विसर्ग को उत्तो आदेश और उत्तो को जो है ओ हो जाता है ना। तो इस तरह से संधि में आगे हम बताएंगे कि विसर्ग का जो है सा होता है, सा को रा होता है, रा को उत होता है, उ को ओ हो जाता है। वही चीज है यहां पर जो है ये संधि हुई है, यहां पर चाहे तो संधि करें और चाहे तो ना करें, ये दोनों वाक्य इस तरह से सही है। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, अत्र कः अस्ति, अत्र कः अस्ति, इसको जब सामासिक में बनाए, ये वाक्य को जो है जैसे संधि में बनाएंगे, ये भी सही है। मैंने बताया कि वाक्य जो लिखा है ये सही है, लेकिन यदि इसमें संधि करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अत्र कोस्ति, ठीक ना, ये ऐसा हो जाएगा। ये जो है यहां पर संधि हुई है, तो ऐच्छिक दोनों है, आप चाहें तो संधि करें अथवा चाहें तो संधि ना करें। इस तरह की प्रकरण, ये जो प्रकरण था आपका यहां पर समाप्त हो गया। मतलब संहिता जहां जहां पर होती है वो चीज आपको बता दी गई है कि 3 जगह पर आपकी जो है अनिवार्य रूप से संधि होती है और एक जगह पे जो है ऐच्छिक होती है। आप चाहें तो संधि करें, चाहें तो ना करें, ठीक ना। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है। कल हिंदी की क्लास चली थी क्या? जी बिल्कुल चली थी। पेपर में कैसे पूछता है सर? पेपर में आपसे पूछेगा कि वाक्य के साथ संधि ऐच्छिक है या अनैच्छिक, तो आपको लिखना है कि वाक्य के साथ अनैच्छिक है, मतलब वो ऐच्छिक है, हम चाहें तो करें और चाहें तो ना करें, है कि नहीं। समास के साथ पूछेगा कि समास में जो संधि है वो ऐच्छिक अनिवार्य रूप से होती है कि नहीं होती है, तब आपको लिखना है कि समास में अनिवार्य रूप से होती है। धातु और उपसर्ग के बीच में जो है संधि अनिवार्य रूप से होती है, पदों के बीच में संधि अनिवार्य रूप से होती है। ये चीजें आपको देखना है। देखिए मैंने बताया कि जब आप प्रश्न बनाना सीख लेंगे, इलाहाबाद क्या पूरे उत्तर प्रदेश या ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा एग्जामिनर नहीं जो आपको फेल कर दे। आप खुद प्रश्न बनाना सीखिए, कोई भी प्रकरण हो आप उसमें से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कैसे वो पूछ सकता है। जब एक प्रश्न, एक किसी प्रकरण पे आप हजारों प्रश्न तैयार कर देंगे, 5-6 प्रश्न तैयार कर देंगे, तो एग्जामिनर क्या अलग से खोद के निकालेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप यदि प्रश्न बनाना सीख गए तो समझ लीजिए कोई भी एग्जामिनर की औकात नहीं जो आपको बाहर कर दे। इसलिए आपको खुद अपने से ढूंढना है कि कैसे बनेगा। जैसे मैंने बताया, यहां पर आपको बताया ना कि जो है ये संहिता एक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तु सविवक्षाम पेक्षते। तो मैंने बताया कि पदों के बीच में संधि नित्य होती है। तो आपसे प्रश्न किसी तरह से पूछेगा तो आप जानते हैं कि पद में संधि होती है, पद में नित्य करना पड़ता है ना।
और धातु और उपसर्ग के बीच में संधि होती है कि नहीं होती है, तो आप कह दीजिए वहां पे अनिवार्य रूप से होती है। समास में संधि होती है कि नहीं, तो अनिवार्य रूप से होती है। लेकिन वाक्यों में ऐच्छिक होती है। थोड़ा सा ये अटपट है, इसको जरूर आप जाने रहिए कि वाक्य में ऐच्छिक होती है संधि, हम चाहें तो करें अथवा ना करें, क्योंकि जो थोड़ा सा अटपटा रहता वही पूछ लेता है कि नहीं। तो ये भी जाने रहिए, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा जानने लायक चीज है कि वाक्य में हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, हम चाहें तो संधि करें अथवा ना करें, है कि नहीं। बस इतना था, ठीक है, आगे चलते हैं। हमने अभी तक संधि की दशा पढ़ी है ना। अब संधि के प्रकार पढ़ते हैं। संधि के प्रकार, तो संधि के कितने प्रकार होते हैं आपसे, तो यहां पर एक मोटी हेडिंग में लिख लीजिए, संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, तो संधि के कितने प्रकार होते हैं आपको जानना है। ये बहुत सा मामूली सा सवाल है, लेकिन पूछ लेता है आपसे यूपी टेट की परीक्षा में, है ना। तो आप बताइए कि संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती है। देखिए बहुत आसान से ले चल रहे हैं, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। बस आपको पढ़ना है और कॉपी और पेन लेकर बैठना है। ये ऑनलाइन और निःशुल्क कक्षा बिल्कुल भूल जाइए, ये ऑफलाइन जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, और निःशुल्क का नाम लोग कहते हैं निःशुल्क में निःशुल्क जैसी कक्षा होगी, ऐसा बिल्कुल मन में इस तरह का सवाल या इस तरह की बातें बिल्कुल न लाइए, दूर दूर तक न सोचिए। बस आपको पढ़ना है और मन से, कोई भी प्रकरण आपका छूटेगा नहीं। जो भी प्रश्न पूछता है, जिस तरह से पूछता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बताएं, ठीक ना। तो आप देखिए संधि 3 प्रकार की होती है। पहला क्या है? पहला स्वर संधि। फिर क्या है? व्यंजन संधि। फिर तीसरी कौन सी है? विसर्ग संधि। ये मूल रूप से 3 संधियां होती हैं, आपको ये जानना है। कुछ लोगों से पूछ लिया कभी किसी ने ऐसे बातचीत में, तो संधियां कितनी होती हैं, तब वो गणना करने लगते हैं, स्वर संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, उसमें जोड़ना शुरू कर दिए। ये बिल्कुल गलत है। आपको यदि पूछता है कि संधि कितनी होती है, सीधा साधा सवाल है कि 3 संधियां होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक ना। इस तरह से आपको जोड़ के बता देना है 3 संधियां होती, इसमें कुछ भी है नहीं जोड़ने लायक, लेकिन फिर भी आपको ध्यान दीजिए, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन्हीं के बीच में जो संधियां और सारे होंगे वो इनके भाग होंगे, वो हम आगे पढ़ते हैं। अब समय अब शुरू ही हुआ है संधि का प्रकरण, तो बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं, सबको हम बिल्कुल अच्छे तरह से समझाएंगे, है ना। तो आगे चलते हैं, स्वर संधि क्या होती है ये भी जान लेते हैं, है ना। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं, है ना। स्वर संधि देखिए वहां पर लिखित परीक्षा नहीं है, वैकल्पिक है, लेकिन उसी में से विकल्प बना देगा ना एग्जामिनर। आपसे चालाक है एग्जामिनर, तो आप भी उससे चालाक बनिए। स्वर संधि मतलब स्वर संधि किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है जहां पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो,
उसे स्वर संधि कहते हैं। जहां ना समझ में आया हो बताइए। कहता है कि जहां पर प्रथम पद का कोई ऐसा शब्द रखा हो, कोई ऐसा पद रखा हो, उसका प्रथम पद का जो है अंतिम वर्ण है ना, अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, मतलब दोनों का पहले वाले पद का अंतिम स्वर हो तथा दूसरे वाले का पहला स्वर हो, तो वहां जहां दोनों मिल जाएंगे वहां पे स्वर संधि हो जाती है। जैसे एक उदाहरण दे देते हैं, जैसे विद्या धन आलय। कहा कि जहां पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, दोनों स्वर मतलब प्रथम का अंतिम, तो ये प्रथम पद हुआ, ये प्रथम पद हुआ और ये द्वितीय पद हुआ। दो ही पद हैं, दो पदों में है, दो पदों के पहले और अंतिम वर्णों की संधि होती है। ये चीज आपसे बातचीत हो चुकी, चर्चा हो चुकी इस विषय में। तो हमने बताया कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ये बड़ा आ है ना। और फिर कह रहा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, ये भी बड़ा आ है। तो बड़ा आ और बड़ा आ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। तो जब ये स्वर है और ये स्वर है तो यहां पर क्या आएगा, ये भी स्वर ही आएगा, है ना। तो स्वर संधि कहती है कि जहां पर दो स्वरों का आपस में मेल हो, ये चीजें हम बहुत पहले से पढ़ के आए हैं कि जहां पर दो स्वरों का आपस में मेल हो वहां पर स्वर संधि होती है। तो दो स्वर कैसे हो, पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला, है ना, इतना जानना था। पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर हो, यहां पर लिख लीजिए, है ना, वर्ण स्वर हो, बहुत घूम जाएगा वैसे में, तो ऐसा लिख लीजिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। उनके मिल जाने से क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, है ना। तो यहां पर दो स्वरों का मेल हुआ तो यहां पर स्वर संधि हो गई। इतना आपके समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। धर्मेंद्र निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीजें हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। हमने कहा थोड़ा सा परिवर्तन करके बताते हैं, आपको तोड़ के देखिए। वो चीज दो स्वरों का, वो तो समझ रहे हैं, दो स्वर मिल जाते हैं तो स्वर संधि होती है, लेकिन दो स्वर कहां कहां के हो। पहले पद का अंतिम, पहला पद क्या है, विद्या, विद्या का अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा आ। और कह रहा है कि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, तो द्वितीय पद क्या है, आलय है, तो आलय का प्रथम पद क्या है, आ है ना। कहां चला गया भैया, है ना। तो ये आलय का जो है प्रथम वर्ण क्या है, बड़ा आ है। तो ये दोनों स्वर हैं, तो दोनों स्वर जब मिल गए तो क्या हुआ, स्वर संधि हो गया। इस चीज को हम बताना चाह रहे थे, आप नोट कर लीजिए, है ना। जैसे ई मिलके ई हो जाता, जी बिल्कुल। जैसे इति धन ईव, है ना, इति धन ईव, तो क्या हो जाएगा, इतीव हो जाता है। तो ये यहां पर ह्रस्व ई है और यहां पर दीर्घ ई है, तो इन दोनों का जब मिलन हुआ तो दीर्घ ई हो गया, तो स्वर स्वर का मिलन स्वर हो गया, है ना, इतीव हो गया। यही चीज आप जैसे बता रहे हैं, हेलो स्टूडेंट जी, धर्मेंद्र निषाद जी बिल्कुल। जहां पर जैसे आ मिलेंगे तो आ हो जाएगा, ऊ मिलेगा तो ऊ दीर्घ ऊ हो जाएगा, है ना। इसी तरह से और ह्रस्व ई या ह्रस्व ई या दीर्घ ई मिलेगा तो दीर्घ ई होगा। मतलब ई जो है ह्रस्व हो या अथवा दीर्घ हो, पहले पद में ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दूसरे पद में ह्रस्व हो या दीर्घ हो, या दोनों पद दीर्घ हो तब भी दीर्घ ही हो जाएगा, है ना। अभी आगे बताएंगे इस चीज को, लेकिन ये स्वर संधि का है, मतलब स्वर होना चाहिए, बस ये चीज हम बताना चाह रहे थे। ठीक, आगे चलते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि देख लीजिए। किसी पद का किसी पद के
लिखिए जहां पर कोई पद के, जहां पर कोई पद हो, या मान लीजिए जहां पर जो है प्रथम कोई पद हो, ऐसा लिख लीजिए कोई पद का प्रथम वर्ण। देखिए सेंटेंस बनना चाहिए, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा ना, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल बनना जरूरी। जहां पर कोई पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, है ना, जहां पर कोई पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तथा प्रथम हो, जहां पर कोई पद का प्रथम, नहीं यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अंतिम वर्ण व्यंजन हो, अंतिम की बात कर रहे हैं, जहां पर कोई पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, वहां व्यंजन संधि होती है। ऐसा नोट कर लीजिए, जहां पर कोई पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, वहां पर व्यंजन संधि होती है। ठीक ना, ये एक नियम हो गया। इसमें दूसरा भी एक नियम है, जहां पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी व्यंजन हो, वहां व्यंजन संधि होती है। ठीक ना, इतना समझ में आना चाहिए आपको। जहां पर कोई पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, है ना, कोई पद हो, पहला कोई पद हो और उसका अंतिम वर्ण व्यंजन हो तो दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। इसी तरह दूसरा नियम भी है कि दोनों का अंतिम, पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा दूसरे पद का भी पहला वर्ण व्यंजन हो, दोनों व्यंजन मिलेंगे तब भी व्यंजन संधि, और एक तरफ व्यंजन हो और दूसरी तरफ स्वर हो तो व्यंजन और स्वर मिलकर भी व्यंजन संधि होती है। मूल तौर पर इस तरह से है, पहला पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और फिर बाद में स्वर हो तो भी व्यंजन संधि, पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा दूसरे पद का पहला वर्ण वो भी व्यंजन हो तब भी वहां पर व्यंजन संधि होती है। समझ में आ गया जी? जैसे इसका देख लीजिए, पहले ये पहला जो है व्यंजन हो, जैसे वाक धन ईसा, वाक धन ईसा क्या बन जाएगा? वागीसा बन जाएगा। अब का को गा हुआ है जस्त संधि से, वो संधि के अगले प्रकरण में हम बताएंगे, है ना। तो वाक धनीसा वागीसा बन गया, यहां पर का को गा हो गया है ना, तो वागीसा बन गया, और दीर्घ इकार ही है। तो ये चीज, ये वाला पहले नियम पर लागू होता है कि पहला कोई पद हो और उसका अंतिम वर्ण व्यंजन हो, तो ये व्यंजन है पहला, और इसके बाद कोई स्वर हो तो भी व्यंजन संधि होती है। तो ये चीज, ये पहला वाला जो नियम था ये दर्शाया, और कह रहा है कि जहां पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा दूसरे पद का पहला वर्ण व्यंजन, मतलब दोनों व्यंजन वर्ण हो तो भी व्यंजन संधि होती है। इसको देख लेते हैं, जैसे सत धन जन, सत धन जन, ये भी व्यंजन वर्ण, ये भी व्यंजन वर्ण। यहां पर एक व्यंजन वर्ण एक स्वर वर्ण की बात की गई थी, यहां पर एक व्यंजन वर्ण और दूसरा भी व्यंजन वर्ण, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा, है ना, सज्जन बन जाएगा। तो ये जो है व्यंजन संधि हो गई इस तरह से, है ना। पहला वर्ण व्यंजन में रहना अनिवार्य है, दूसरा स्वर हो अथवा व्यंजन तो भी व्यंजन संधि हो जाती है। इतना समझ में आ गया होगा, समझ में आया जी?
बिल्कुल आगे चलते हैं, विसर्ग संधि देख लेते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग संधि जान लेते हैं, है ना। विसर्ग संधि में क्या कहता है, जहां पर प्रथम पद के अंतिम में या अंत में विसर्ग हो, जहां पर प्रथम पद के अंतिम में विसर्ग हो या अंत में विसर्ग हो, ऐसा कर सकते हैं, है ना। तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो, है ना, स्वर हो या व्यंजन हो, वहां पर विसर्ग संधि होती है। ऐसा है, देख लीजिए, जहां पर प्रथम पद के अंतिम में विसर्ग लगा हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो हो वो स्वर हो अथवा व्यंजन हो, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। ऐसा जानना है आपको, है ना। जैसे आलिधन रयम, आलिधन अयम हो जाएगा। आलिधन अयम ये पद देख लीजिए, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आलिरयम हो जाएगा। कह रहा है पहले पद के अंत में विसर्ग हो, ये चीज नियम में बताया है, तो पहले पद के अंत में विसर्ग आपको दिख रहा है। लेकिन एक नियम और है, आप जान लीजिए, विसर्ग कभी किसी भी व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण या किसी भी वर्ण के पहले नहीं लगता है, हमेशा विसर्ग अंत में लगता है, ठीक है ना। तो विसर्ग जो है अंत में ही लगेगा, कभी जैसे मान लो यहां पर आप लगाएं तो यहां पर कभी विसर्ग नहीं लगेगा, ये चीज याद रखिएगा। विसर्ग हमेशा लगता है तो किसी वर्ण के अंत में लगता है, किसी वर्ण के बाद में विसर्ग लगता है, ये चीज जाने रहिएगा। अलिधन अयम हो जाएगा अलिरयम, ठीक ना। जैसे एक और देख लीजिए, नमः धन करोति, नमः धन करोति, देखिए यहां पर विसर्ग को सा हो जाएगा, नमस्करोति। लेकिन यहां पर संधि हमने जो है विसर्ग को राग और सा नहीं बताना था, केवल विसर्ग संधि की पहचान कराना है हमको यहाँ पर, कि विसर्ग लगा हो तो आप जान लीजिए कि ये विसर्ग संधि है ना। यहाँ पर विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि है। व्यंजन वर्ण का स्वर से मिलन हो जाए व्यंजन वर्ण हो जाता है, व्यंजन का व्यंजन से मिलन हो जाए व्यंजन हो जाता है, तो ये व्यंजन संधि हो जाती है ना। ये चीज जानना था। आज थोड़ी बस इतनी आगे स्वर के जो विभाग हैं उनके विषय में हम बात करेंगे, है ना। थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, जैसे हमने संधि को बताया, संधि क्या है, संधि का अर्थ हमने बताया मेल। तो विच्छेद क्या होता है, विच्छेद आप जान लीजिए, विच्छेद जो होता है उसे कहते हैं अलग करना। विच्छेद का मतलब क्या हुआ, अलग करना, अलग करना या विभाजित करना, विभाजन करना, जो भी आप समझें, है ना। विभाजन करना, अलग करना, है ना, ये चीजें हैं। बस इतना जानना था। संधि को मेल कहते हैं तो विच्छेद को अलग करना। संधि विच्छेद आप पढ़ रहे हैं ना, तो संधि कहीं कहीं पे आपसे प्रश्न में संधि करवाएगा, कहीं पे विच्छेद करवाएगा, पूछेगा इस तरह से सवाल, ठीक ना। इतना आपको समझना था। कल स्वर संधि के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, जो उसके पार्ट हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को बस यहीं विराम देते हैं, कल की कक्षा में फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ संध्या।
आपने टेट का फॉर्म फिल किया है क्या? ऑफिसर, मेरा टेट भैया हो गया है, मैं टेट का फॉर्म फिल नहीं किया हूँ। वैसे भी टेट अभी आया नहीं है, इंतज़ार करिए, टेट बहुत जल्द आने वाला है। सभी लोग तैयारी में लगे रहिए, है ना, तैयारी करते रहिए। किसी तरह ये ना हो कि जब फॉर्म आएगा तब पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल ना करिए। अभी से यदि आप एक महान योद्धा बनना चाहते हैं तो नियमों को जान लीजिए, रण क्षेत्र में लड़ने की पूरी तैयारी अभी से कर लीजिए, ठीक ना। धन्यवाद आज की कक्षा के लिए, कल फिर से मिलते हैं। नमस्कार।